नमस्कार, न्यूज राउंड अप देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। सिलसिलेवार जारी मुठभेड़ और आत्मसमर्पण के बीच नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय का एक और पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि यह पत्र हम कुछ विलंब से जारी कर रहे हैं। पत्र पर लिखित तारीख 15 अगस्त की है, लेकिन इस पत्र का मजमून भी शांति वार्ता की तरफ है। पत्र में नक्सली बिना किसी शर्त के शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने शांति वार्ता से पहले 1 महीने के युद्ध विराम की पेशकश की है, जिसमें वो अपने अन्य लीडर और कमेटी के सदस्यों से संपर्क कर इस मामले में बातचीत के लिए तैयारी कर सकें। पत्र में लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री बातचीत के लिए अनुकूल माहौल तैयार करें। हालांकि ये पहली बार है जब नक्सलियों ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है। वो फ़ोन नंबर और ईमेल के जरिए सरकार से इस संदर्भ में जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय का हवाला देते हुए यह पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि बिना किसी शर्त के वो हथियार छोड़ने को तैयार हैं और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन सशर्त कोई इसमें बात नहीं है। अपने दर्शकों को दिखाई हमारे साथ इस पे बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या जानकारी अभी पत्र को लेकर आप तक पहुंची है और क्या इसे लेकर अब आगे एक्शन लेने की तैयारी है सरकार की? पत्र जो जारी हुआ है, अभय नामक प्रवक्ता ने जारी किया है। 15 अगस्त 2025 को जारी किया गया पत्र है, ऐसा उस पत्र में लिखे हुए दिनांक से स्पष्ट होता है। इसमें फोटोग्राफ होना, शब्दावली कुछ भिन्न होना और कुछ आईडी, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, ये सबका होना और साथ ही साथ ऐसे भाव, बड़े भाव में बड़ा परिवर्तन होना, ये सब कुछ जांच का विषय है। इसकी स्पष्टता, इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के बाद इस पर क्या किया जाएगा, ये मार्गदर्शन सबसे प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। सर, चिट्ठी आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री के लिए माननीय लिखा गया है। जनरली इस तरह का पैटर्न, इस तरह की भाषा होती नहीं है। आपने भी काफ़ी सारी ऐसी चिट्ठियां पहले भी देखी हैं। एक और जिक्र है कि वीडियो कॉल पे बातचीत का। आप तो लगातार कहते ही रहे कि वीडियो कॉल पे बातचीत कर सकते, तो क्या लगता है असर बढ़ा है अब इस बार? मैंने प्रारंभ से ही नक्सल लोगों के पुनर्वास की नीति कैसी हो, इस पर उन्हीं से फीडबैक लेने के लिए मैंने ईमेल भी जारी किया था, बारकोड जारी किया था। मैंने कहा था कि अगर चर्चा की आवश्यकता हो तो हम वीडियो कॉल पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो अभी तक बातचीत है, सब कुछ है। अब इसमें यह है कि इस पत्र की सत्यता की, प्रामाणिकता की पहले जांच की जाए और उसके बाद क्या करना है इसका निर्णय किया जाएगा। इसमें भी उपधाराएँ, कंडिकाएँ बहुत लगाए हैं, उसमें क्या हो सकता है देखते हैं, परंतु बहुत स्पष्टता है। जवानों के शौर्य, जवानों के जोश के सामने आज के समय में किसी का टिकना बड़ा मुश्किल है। और एक हफ्ते पहले लगभग बीएसएफ के जवानों पे भी अटैक हुआ। आप लगातार ये कहते रहे हैं कि गोली और बोली एक साथ संभव नहीं है। क्या संदेश आपका रहेगा? अभी भी वही स्पष्टता है इस विषय पर। अगर चर्चा करना चाहते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों पर चर्चा हो सकती। ये सीज फायर शब्द का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई युद्ध थोड़े ना हो रहा है जिसके युद्ध विराम की बात की जाए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन है और उस सिचुएशन को डील किया जा रहा है। इसमें बहुत स्पष्टता से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बड़े ही मनोभाव का परिवर्तन इसमें दिखता है अगर ये सच है तो। और आने वाले समय में इसकी प्रामाणिकता की जांच के बाद हम लोग निस्संदेह इस पर कोई निर्णय लेते हैं। IBC 24 के जरिए गृह मंत्री का क्या स्पष्ट संदेश है नक्सलियों को कि अगर बात करना है तो क्या करना होगा? उन्होंने तो पत्र जारी करके कहा है। अभी अगर प्रामाणिकता होती है इसकी तो हम लोगों को कहना है कि करना क्या है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था 2 बार 3 बार मंच से। दंतेवाड़ा के कार्यक्रम में, बस्तर के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आप मुख्यधारा में आए। एक गोली भी कोई भी सरकार चलाना नहीं चाहती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत छत्तीसगढ़ चुनाव के समय में, विधानसभा चुनाव के समय में ही कहा था कि नक्सलिज्म को समाप्त करेंगे और एक गोली कोई नहीं चलाना चाहते। आज भी आप आकर के पुनर्वास करते हैं तो सबका स्वागत है। इस तरह की बातों के लिए भी सबका स्वागत है। पुनर्वास के द्वार तो खुले हैं ना। अभी चर्चा का क्या मसला है? आपके पास पुनर्वास आप करके, सामान्य जीवन जी करके, आप जनता के बीच अपने काम करके और जनता का बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना करके अपने विचार लागू कर सकते हैं। आज फिर से वही बात शुरू हो जाती है तो इसका क्या अर्थ है? सर, 6 महीने बाद 31 मार्च 2025 का जो 26 का जो लक्ष्य है, 6 महीने पहले हम आज खड़े हैं, एक पत्र आ जाता है, बात हो जाती है। क्या लगता है जो लक्ष्य की तरफ मजबूती से बढ़ रहे हैं, जो पूरा होगा? लक्ष्य के
पूरा होने में कोई संशय नहीं। सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। अभी मैं बड़ी स्पष्टता से भी कहना चाहता हूँ, इसकी जांच हो जाए। लेकिन अगर नक्सलियों तक आपकी बात पहुँच रही है तो मेरा बहुत स्पष्टता से कहना है, पुनर्वास की बहुत अच्छी नीति बनी हुई है। आप पुनर्वास करें, आप समाज में अपना काम खड़ा करें। लोकतंत्र की खूबसूरती है, परस्पर विरोध के बाद भी आपस में चर्चाएं होती हैं और इस तरह से आप जनता का मन जीतें। बंदूक की नली पर सरकार बनाने का ख्वाब किसी को पालना ही नहीं चाहिए भारत में। तो ये थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुनर्वास का रास्ता नक्सलियों के खुला है। तमाम योजनाएं हैं, वो आकर आम आदमी की तरह जिंदगी जी सकते हैं। और चर्चा को लेकर उन्होंने कहा है कि बंदूक की नोक पर तो सरकार का कल्पना करना भारत में किसी के लिए भी ठीक नहीं है और इस पर सरकार भी इसका कहीं से भी समर्थन नहीं करती है। IBC 24 के लिए कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुमन पांडे, रायपुर। दिल्ली में राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हेड का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों में सिंथेटिक और लैब ड्रग्स को अब रोकना होगा। 10 साल में 1,65,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, 71,000 करोड़ रुपए का ड्रग डिस्पोज किया गया। 3 प्रकार के कार्टेल को नष्ट करने का वक्त आ चुका है। आने वाली पीढ़ी नष्ट हो गई तो देश की पीढ़ी नहीं बचेगी। 10 साल में लड़ाई नहीं जीती तो हमेशा के लिए हार जाएंगे। ये कुछ बड़ी बातें गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कही हैं। कटनी में फुटकर व्यापारियों ने चक्का जाम कर दिया। निगम अतिक्रमण दस्ते से परेशान हैं ये व्यापारी और लगातार व्यापारियों का कहना है कि निगम अवैध वसूली कर रहा है। दुर्गा चौक सड़क पर उन्होंने चक्का जाम किया है। व्यापारियों को समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। श्योपुर में कोर्ट परिसर में महिला और उसकी बेटी से मारपीट हुई है। मामा और दूसरे लोगों ने यह मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। वीडियो इसका वायरल हो रहा है। राजस्थान से कोर्ट पेशी में ये महिला आई हुई थी। महिला ने थाने में शिकायत की है। कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। महिला और उसकी बेटी से मारपीट की गई। कोर्ट परिसर के भीतर ही मामा पक्ष के द्वारा मारपीट का आरोप लग रहा है। मंदसौर में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लाख रुपए का 150 ग्राम MD ड्रग्स बरामद किया। 1 किलो 76 ग्राम अफीम भी बरामद किया गया है। 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में न्यूड और स्ट्रेंजर पार्टी के पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में दिखती है। पुलिस ने दूसरे दिन लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले क्लब, पब, कैफे, रेस्टोरेंट हर जगह छापे मारे। निर्धारित समय अवधि के बाद जहां भी ग्राहकों को अवैध शराब पिलाई जा रही थी वहां पर कार्रवाई की गई। इनमें से हाइपर क्लब, VIP रोड, जोक पब, शीतल इंटरनेशनल तेलीबांधा, मोका बार एंड रेस्टोरेंट, होटल क्लोरेंस, सिमर्स बार, IP क्लब शामिल है। पुलिस की करीब 1.5 दर्जन टीमों ने 20 से ज़्यादा क्लब, पब और फार्म हाउस में छापेमारी की। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। ग्वालियर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। विश्वम ने तान्या मित्तल को लेकर वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद अमितेश पर घर आकर धमकी देने का आरोप लगाया है। तान्या मित्तल के ऊपर कुछ रील्स बनाई थी, जिसके चलते तान्या मित्तल के भाई अमितेश मित्तल ने मेरे को फ़ोन किया। फ़ोन करके मेरे को धमकी दी गई और वो मेरे घर पे आ गया। मैं ग्वालियर पुलिस से सहायता मांगता हूँ, कृपया मेरे को सहायता करें। अगर मेरे को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार अमितेश मित्तल और तान्या मित्तल रहेंगे। विश्वम करके लड़का है, उसने माधोगंज थाने में एक आवेदन पत्र दिया है। इसमें उसने लिखा है कि तान्या मित्तल जो सेलिब्रिटी है, उनके भाई उनको घर पर आकर डरा धमका रहा है और मैसेज करके उसको फैक्ट्री बुला रहा है। इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र को जांच में लिया गया। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल के चर्चित मछली परिवार केस में क्राइम ब्रांच ने बड़ा कदम उठाते हुए जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में यासिन और शावर मछली समेत कुछ 10 आरोपियों को नामजद किया है। इन पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नेटवर्किंग के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन चलाते थे। जिन 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें सैफुद्दीन, शाहरुख, शाहवर उर्फ शावर, अहमद उर्फ मछली और यासिन उर्फ पिंटू अन्य भी शामिल हैं। मुख्य आरोपी यासिन पर पहले ही 16 केस दर्ज हैं। ग्वालियर के भीतरवार में पत्नी ने पति की जान लेने की कोशिश की। पत्नी ने पहले थोड़ा गर्म पानी पति के कान में डाला। जब वो उठे तो उन पर पूरी भगोनी का पानी उंडेल दिया। इसके बाद हथौड़े से उसके कंधे पर वार किया। परिवार के लोग तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इलाज के बाद उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। पीड़ित पति ने कहा है कि उसकी पत्नी पहले भी इस तरह की हरकतें कई बार कर चुकी है। वो रोज़ाना उससे मारपीट करती है। और मुझे पता नहीं, मैं तो अकस्माती सूरत गहरी नहीं हूँ। मैं साथ को अकस्माती मेरी पत्नी अंदर से गर्म खोलता हुआ पानी, सब्जी में पानी डालकर खोलता हुआ पहले तो मेरे कान में डाला जी। फिर दोबारा उठ के आई, मैं चिल्लाए एकदम, तो पीछे से दोबारा और पानी बचा था जो भगवानी में लोड़ के उसने फिर पीछे से यहाँ पे डाला सिर पे डालने के बाद अंदर से एक हथौड़े लेके आया थोड़ा, तो उसने पहले मेरे सिर पर वार करना चाह रहा, तो मैं हट गया तो यहाँ पे गला कंधे पर। मुझे सूचना मिली थी कि एक आकाश जाटव है, वो सुबह घर में सो रहा था। उसकी पत्नी ने कोई गर्म पानी उसके ऊपर डाल दिया, उससे फफोले वगैरह पड़ गए। इसके संबंध में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। रायगढ़ में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा मंगलवार से शुरू हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने शहर के सत्तीगुड़ी चौक से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की। सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए और कांग्रेस ने भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर किया है। रैली के तुरंत बाद शहर के स्टेशन चौक में सचिन पायलट ने आम सभा को भी संबोधित किया। वोट चोरी का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और निर्वाचन आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए वो अगर वोट चोरी होने दे रहा है उसके खिलाफ पूरी पार्टी, पूरा देश आज सामने सड़कों पर आ गया। जो माहौल आप देख रहे हैं वो निष्पक्ष चुनाव की मांग है, वोटर लिस्ट की मांग है, वोट के अधिकार की मांग है और कांग्रेस पार्टी इस मांग को पूरा करवा के आज हमारे नेता माननीय सचिन पायलट जी की उपस्थिति में आज रोड शो और शानदार, जहां रायगढ़ शहर कदम रखने के लिए जगह नहीं है, उस तरह से आज ऐतिहासिक जनता और कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी चोर अभियान के तहत आज रायगढ़ से शुरुआत हुई, ऐतिहासिक शुरुआत हुई है और ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ से सबसे बड़ा आगाज कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत कर दी है। ये वोट चोर गद्दी चोर यात्रा है। ये यात्रा आज रायगढ़ से प्रारंभ हो रही है और पूरे छत्तीसगढ़। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा पर सियासत शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट के नेतृत्व में रायगढ़ से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। सरगुजा में रामगढ़ पहाड़ी को लेकर सियासत जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रामगढ़ की पहाड़ी पर कोयला खदान से खतरा बताया। इसके बाद बीजेपी की एक अध्ययन कमेटी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस की जांच टीम ने रामगढ़ की पहाड़ी का दौरा कर कोयला खदान से रामगढ़ की पहाड़ी को खतरा बताया। जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता रामगढ़ पहाड़ की पड़ी दरारों के विषय में जानकारी उन्होंने ली है, लोगों से बातचीत भी की है कि यहाँ पे जो यहाँ के बैगा हैं या यहाँ के जो पूर्व के निवासी हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पे बसे हुए हैं वर्षों से, उन लोगों का कहना ये है, जो आप लोगों से बता भी रहे हैं, कि यहाँ जब ब्लास्ट होता है तो ये पूरा पहाड़ हिलता है और ये रामगढ़ का अस्तित्व खतरे में है। जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं और बढ़ते जा रही हैं। और हम लोग भी जब यहाँ पे आए तो जगह जगह देख रहे हैं कि दरारें बढ़ी हुई है और काफ़ी यहाँ पे जो स्थिति है वो चिंताजनक है। उस दिन आए थे शिवरतन शर्मा जी
अखिलेश सोनी और राजेश अग्रवाल मंत्री। निरीक्षण करने के लिए तो यहाँ बताया गया कि भाई सब पहाड़ में अदानी माइंस के चलते जो है कंपन आ रहा है। अब वही वो अदानी के चलते वो जब बम फूटे ओकर झनखर यहाँ तक पहुँचे और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा वही दरार अब धीरे धीरे फाटत जात और कोनो जो गिरते जात। अदानी जैसे पहाड़ है गीला हो गई से अदानी जे फूटते तो पहाड़ है हिलेज करते ना। अब तो कैसे पहाड़ है गीला है पखना धसक तो जाता है गिर तो जाता है कोनो जगह फूट तो टूट तो है। अदानी ला बंद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल को लेकर रायपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। इस मामले में कोर्ट ने 19 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था और लोअर कोर्ट में याचिका या आवेदन लगाने को कहा था। चैतन्य बघेल की ओर से आज एंटीसिपेटरी बेल याचिका माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है और जिसमें आगामी सुनवाई तारीख 19 को फिक्स किया है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस बात को स्पष्ट किया था कि आज यानी कि 16/9 को उनको जमानत याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और ये भी स्पष्ट किया है कि जिसका निराकरण 7 दिवस के भीतर माननीय स्पेशल कोर्ट को करना होगा। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की जमानत रद्द हो गई है। नान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की है। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत जो मिली थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दोनों अधिकारियों की ईडी अब कस्टडी ले सकती है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की जमानत रद्द कर दी गई है। नान घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। दोनों अधिकारियों की कस्टडी अब बहुत जल्द ईडी ले सकती है। इंदौर में नो एंट्री में दाखिल हुए ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। इस घटना पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लिया और इस घटना पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर इंदौर में नो एंट्री रहते शहर में ट्रक कैसे घुस गया। इंदौर में बेकाबू ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ा है। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को और वाहनों को कुचल दिया। एयरपोर्ट रोड पर इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई मौके पर ही, जबकि 12 लोग जख्मी हैं। हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती ने ट्रक की शहर में एंट्री से लेकर हादसे वाली जगह तक पड़ताल की है। इस रिपोर्ट से आप पूरा माजरा समझें। इंदौर में ट्रक हादसे की पड़ताल करने के लिए हम उस चौराहे से हमारी पड़ताल की शुरुआत करने पहुंचे हैं जहां से ये संभावना जताई जा रही है कि उस ट्रक ने शहर में एंट्री की थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर के रतन पाटोदी चौराहे पर, जो कि सुपर कॉरिडोर पर मौजूद है और यहाँ से एरोड्रम थाने की सीमा जो है प्रारंभ होती है और यहीं से ट्रकों की एंट्री जो है शहर में पूरी तरीके से बैन है। ये सुपर कॉरिडोर का इलाका है। यहाँ पर यातायात पुलिस की एक जो चौकी है वो भी बनी हुई है और उसकी हालत भी आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ आपको ट्रकों की जो आवाजाही है वो दिखाई दे सकती है। इस सुपर कॉरिडोर से अंदर शहर की तरफ ट्रकों की एंट्री जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और यहीं से ट्रकों को रोका जाना जो है वो ज़रूरी है। और ये ट्रक जो है यहाँ से सीधे सुपर कॉरिडोर होते हुए शहर के बाहर निकलते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस ट्रक ने कल रात को हादसा किया, लोगों को टक्कर मारी, वो इसी रास्ते से अंदर की तरफ शहर की तरफ गया और उसके बाद उसने कई वाहनों को टक्कर मार दी। दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है जो कि ठीक इंदौर एयरपोर्ट के बाहर का है और इंदौर एयरपोर्ट के बाहर ही एक चौकी जो है यातायात पुलिस की वो भी बनाई गई है, जहां पर कि 24 घंटे यातायात पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात रह सकते हैं। लेकिन जब ट्रक यहां से शहर में एंट्री करता है तो यहां पर भी
पुलिसकर्मियों के द्वारा ना तो उसे देखा जाता है ना उसे रोका जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर एयरपोर्ट पर अतिरिक्त बल जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए तैनात भी किया गया था, यानी कि इंदौर एयरपोर्ट पर अंदर जो बल था उसके अलावा बाहर सड़कों पर भी बल था, लेकिन उसके बावजूद ट्रक जो है वो इस तरफ से पूरी तरीके से बेखौफ होते हुए शहर में एंट्री करने के लिए आता है और यहाँ से भी ट्रक को आगे जाने दिया जाता है और ट्रक को रोका नहीं जाता है। कई जगहों पर पुलिसकर्मी जो हैं वो हमें दिखाई दिए जिनकी ड्यूटी ट्रैफिक संभालने और भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए है, लेकिन शहर में कई जगहों पर जब ट्रक अंदर घुसता है तो उसे रोका नहीं जाता। और ठीक एरोड्रम थाने के पहले आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती सड़क पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की है, ट्रैफिक संभालने की है, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें अनुमन रोजाना दिखाई देती हैं। ठीक मेरे पीछे से जो सड़क आप देख रहे हैं उसी सड़क से एयरपोर्ट की तरफ से ट्रक जो है वो शहर में घुसता है और उसे रस्तों में कई जगहों पर रोका जा सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक जो है वो इंदौर के एरोड्रम थाने के सामने से होकर भी गुजरा, लेकिन उसे यहाँ पर रोका नहीं गया। एयरपोर्ट से जब निकलते हैं तो उसके बाद एरोड्रम थाना जो है वो बीच रास्ते में पड़ता है और एरोड्रम थाने के दूसरा जो गेट है यहाँ से लगातार ये देखा जा सकता है कि जो भारी वाहन हैं वो शहर में एंट्री तो नहीं कर रहे, ट्रक यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो है वो मौजूद रहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इस थाने को अतिरिक्त बल जो है वो भी मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ना तो ट्रक को यहाँ पर रोका जाता है, ना ही उसके बारे में कोई पूछताछ होती है और ना ही उस पर किसी पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है। लिहाजा ट्रक जो है यहाँ से भीड़भाड़ वाले इलाके शहर में प्रवेश कर लेता है। एरोड्रम थाने के बाद ट्रक कालानी नगर चौराहे पर मौजूद सिग्नल को भी पार करता है और ठीक इसी जगह आकर हादसे को अंजाम देता है। यहीं से ट्रक जो है वो गाड़ियों को ठोकना शुरू करता है और लोगों को कुचलना शुरू कर देता है। इंदौर के कालानी नगर चौराहे के बाद ये पड़ने वाला शिक्षक नगर चौराहा जो है ये कहलाता है और यहाँ से ट्रक का तांडव जो है वो दिखाई देता है। ट्रक लगातार यहाँ से गाड़ियों को ठोकते हुए लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। कई गाड़ियों को वो यहाँ पर टक्कर मारता है। सबसे पहले एक ऑटो रिक्शा को एक टक्कर जो है ट्रक के द्वारा मारी जाती है और उसके बाद एक कार, एक बाइक और अन्य लोगों को टक्कर मारते हुए ट्रक तेज गति से बड़ा गणपति की तरफ चलने लगता है। यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो हादसे को देखने के बाद लगातार हंगामा मचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक जो है यहाँ तक पहुँच जाता है। इसके पीछे की कई खामियां जो हैं वो उजागर होती हैं, क्योंकि ट्रक को यहाँ पर पहुँचने से रोका जा सकता था और यह इलाका जो है यहाँ पर भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो दिन में पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है। रात 11 बजे बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक ही ट्रक जो है इस रोड पर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शाम को 7 से 8 के बीच ट्रक जो है यहाँ पर हादसे को अंजाम देता है और इससे सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो पुलिस की निकल करके सामने आती है, क्योंकि उस ट्रक को जहाँ रोका जाना था वहाँ नहीं रोका गया। लोगों को और गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ट्रक जो है वो इंदौर के रामचंद्र नगर चौराहे तक पहुंच जाता है। रामचंद्र नगर चौराहे पर भी पुलिस चौकी जो है वो बनी हुई है और यहाँ पर भी पूरे समय पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चौराहे पर ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग भी जो है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। ट्रक लगातार लोगों को टक्कर मार रहा था और गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ट्रक बड़ा गणपति की तरफ बढ़ रहा था और इसी दौरान यहाँ पर उसे रोकने के प्रयास तो होते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो ट्रक को यहाँ नहीं रोक पाती, जिसके कारण ट्रक यहाँ से भी आगे बढ़ता है और कई गाड़ियों को इस चौराहे पर भी ट्रक के द्वारा टक्कर जो है वो मारी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिस जगह पुलिस की चेकिंग थी वहाँ से ट्रक होकर गुजरा और उसे कोई रोक नहीं पाया, यानी कि पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी जो है वो यहाँ पर निकल करके दिखाई देती है, क्योंकि 3 पुलिस चौकी और एक पुलिस थाने के सामने से होकर के यह ट्रक बड़ा गणपति तक पहुँच रहा था। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी जो है वो इस रोड की है जहाँ पर कि भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। ये बड़ा गणपति का वो स्थान है जहाँ पर कि ट्रक आकर रुकता है और उसमें आग लगी हुई होती है। नीचे एक बाइक सवार जो है वो फंस जाता है, जिसे यहाँ पर लोग जो हैं वो निकालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते में पड़ने वाली 3 पुलिस चौकी, 1 पुलिस थाना और 2 सिग्नल को पार कर ट्रक
बड़ा गणपति तक पहुंचता है और किसी भी पुलिसकर्मी की नज़र उस ट्रक पर नहीं पड़ती है। ना तो उस ट्रक को कहीं रोका जाता है और ना ही ड्राइवर से पूछताछ की जाती है। यानी कि सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही जो है वो लोगों की जान पर बनाई है। यदि इस ट्रक को शुरुआत में ही रोक लिया जाता तो सबसे बड़ी घटना होने से टाला जा सकता था, लेकिन लापरवाह पुलिसकर्मियों ने ना तो ट्रक को रोका और ना ही उस ड्राइवर पर ध्यान दिया जो कि अत्यधिक मात्रा में शराब पिया हुआ था। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रहित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस के DB में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तमाम मेडिकल कॉलेज से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि EWS कैटेगरी से जुड़ी एक मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि कॉलेज के ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल का इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद उससे प्रबंधन की तरफ से लाखों रुपए वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है। याचिका में कॉलेज फीस रेगुलेटरी नियम का पालन नहीं करने की भी बात कही जा रही है। कोरबा में रेप पीड़िता को मुलाहिजा के लिए लगातार 3 दिनों तक अस्पताल का चक्कर काटना पड़ा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की दलील है कि कोतवाली थाना क्षेत्र से आने वाले मामलों का MLC पास के PHC में होना चाहिए, जबकि कलेक्टर ने साल 2022 में आदेश दिया था कि कोरबा नगर निगम से जुड़े सभी पोस्टमार्टम और मेडिकल मुलाहिजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही किए जाएंगे। बीच में हमारे प्रशासन से ही बात हुई थी इस मामले में। जिस एरिया का है उस एरिया के आसपास ही उसको चले जाना चाहिए। हमारे पास कई बार पोड़ी तरफ से भी आ जाते हैं, जबकि पोड़ी CSC है, कटघोरा है, उसके बाद भी छोड़ के सीधा यहाँ ले आते हैं। हम लोग करने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अननेसेसरी बर्डन यहाँ पर ज़्यादा होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है और मरीज के साथ साथ उनके परिजन सभी लोग परेशान होते हैं। तो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर करना चाहिए। जैसे वाला केस सिटी कोतवाली का तो कायदे से राजपुर में ही होना चाहिए था, तो प्रॉब्लम नहीं। खबर बेमेतरा से है, जहां बिजली, पानी और आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर करंजिया, नवागांव और बिटकुली समेत आसपास के 7 गांव के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। भारी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, मेन गेट पर ही नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि बिजली का घोषित कटौती और लो वोल्टेज के चलते उनके ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और फसलें सूखने की कगार पर है। आवारा मवेशियों का आतंक उनकी समस्याओं को और गंभीर बना रहा है। भारी संख्या में आवारा मवेशी किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी ग्रामीण दे रहे हैं। आवेदन देवत जाथन आवेदन रद्दीम फेंकावत जात ऐसे है। अब लास्ट बार हम शासन प्रशासन से मांग करत हन कि गौमन के कुछ उचित उपचार करे, जेमा फसल भी नुकसान मत हुआ। लाइन के प्रॉब्लम भाई, पानी है एक बूंद भर तरसत आदमी, किसान है भी और परिवार तक है, पिए पानी भर भी समस्या है और बोर है नहीं चला है तो थोड़ा बहुत किसानी होती, इतना खाए पिए पूर्तन वो नहीं हो पावा, यही स्थिति है। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। बिजली एक बड़ी समस्या पूरे प्रदेश के लिए हो चुकी है। समय पर लोगों को बिजली उपलब्ध सरकार करा नहीं पा रही है। बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि, 4-4 गुना वृद्धि सरकार के माध्यम से की गई है। ट्रांसफार्मर जहां फेल है वहां फेल है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी बातों को साथ में जनता की आवाज को लेके संघर्ष सरकार के खिलाफ कर रही है। बैतूल के भैंसदेही में आदिवासी कांग्रेस ने लीडरशिप डेवलपमेंट शिविर लगाया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ये सब शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा पूर्णतः संकुचित है, वो भारतीय संविधान को भी नहीं समझते हैं। हर व्यक्ति का, जैसा मैंने कहा है, संवैधानिक अधिकार है, जहाँ उसकी आस्था हो उस धर्म का वो पालन करे। धर्म परिवर्तन का जहाँ तक सवाल है, धर्म परिवर्तन यदि अपने आस्था के अनुरूप होता है, प्रेरणा से होता है, स्व प्रेरणा से होता है, तो वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन जहाँ ज़बरदस्ती या किसी प्रलोभन देके किया जाता है तो वो कानूनन अपराध के रूप में आता है। पहले कौन आया? आदिवासी का जब जन्म हुआ था और आदिवासी जब इस धरती पर आए थे तो उनका इतिहास 50,000 साल का है। कोई भी हम धर्म लेंगे तो उसका इतिहास 5,000 साल का है।
तो मैं ये मानता हूं कि आदिवासियों को धर्म के बंधन में नहीं बांधना चाहिए और जिसको जो धर्म का पालन करना है वो कर सकता है। सभी धर्म का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। सक्ती जिले के कढ़ी गांव में शराब पीने से 2 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने पॉइजनिंग अल्कोहल से मौत होना बताया है, जिसके बाद एसपी ने जांच के लिए चांपा एसडीओपी यदुमणि सिदार के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया, जो 5 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। पीएम मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी भौसोला में बनने वाले प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। पार्क के लिए अब तक 91 कंपनियों को करीब 1300 एकड़ ज़मीन आवंटित की जा चुकी है। ये कंपनियां 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इस पार्क में कुल 114 कंपनियों ने 23,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन पे न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि आसपास के जो 8 से 10 ज़िले हैं उन्हें बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जब पूरा पार्क कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग 72,000 लोगों को सीधे रोजगार, 3 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार और कपास का उत्पादन करने वाले 6 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुरानी प्रमोशन पॉलिसी को लेकर बड़े व्यवहारिक सवाल पूछे और सरकार का स्पष्टीकरण आने तक सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने के लिए कहा है कि जब उसकी पुरानी प्रमोशन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसे सरकार नई पॉलिसी के रहते कैसे लागू करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि जब पुरानी प्रमोशन पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं और पुरानी पॉलिसी से हुए प्रमोशन रद्द किए गए हैं तो नई पॉलिसी में सरकार रद्द हुए प्रमोशन को कैसे डील करेगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि अपने सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए सरकार ये क्लेरिफिकेशन जारी कर देगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से नई प्रमोशन पॉलिसी के तहत प्रमोशन शुरू करने की राहत भी चाही, लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया। पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए जो प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार लाई है, आज कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप पहले तो ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट में पुराने रूल्स को चुनौती देती हुई याचिकाएं लंबित हैं तो मान लीजिए सरकार की वो याचिकाएं अलाउ हो गई तो उनका प्रभाव इन रूल्स पे क्या होगा। महाधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से बोला गया कि हम जीएडी का एक सर्कुलर निकाल के इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं जिससे कि ये विसंगति दूर हो जाए। तो कोर्ट ने बोला कि तब तक के लिए इसकी सुनवाई को फिर टालना पड़ेगा। मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके के सिंगल बस्ती में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामूली से विवाद में पप्पू जाटव नाम के व्यक्ति और उसके परिवार पर फायरिंग और पथराव कर दिया गया। महिलाओं ने किस तरह दरवाज़ा बंद कर अपनी जान बचाई है, घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें हमलावर लाठी डंडे अवैध हथियार से लैस नजर आते हैं। हमारे संग छेड़छाड़ करी है, बिना कुंडन ने बुला के निकाले और हमारी सास में दे दिया थी बिनी के संग पाला पाला ले लिया कि नहीं छोट टोटा के बच गए थी गला के नहीं गोली चलाएंगे। पुरानी रंजिश के पीछे घर पर मारपीट कर गए थे, फरिया वगैरह तो घर दे गए थे और गेट पेट तोड़ गए, गोली चलाए गए, गोली वगैरह चलाई थी। हमारी मम्मी है तो मम्मी के बाला वगैरह ले गए, मम्मी के मंगलसूत्र भी ले गए। पुरानी रंजिश पर आपस में उन लोगों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि उन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, लाठी डंडे से मारपीट हुई, साथ में फायरिंग की घटना भी उनके द्वारा कारित की गई। उक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर पुलिस बल मौके पर तुरंत पहुंचा और इसमें हमारे द्वारा एफआईआर कर ली गई है जिसमें कुल 5 आरोपी हैं और 2 आरोपियों को हमारी पुलिस द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। खबर ग्वालियर से है जहां 2 सगे भाई अवैध हथियारों के साथ खुलेआम प्रदर्शन और फायरिंग करते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले में ग्रामीणों ने एएसपी को आवेदन देते हुए बताया कि गांव के ही 2 सगे भाई शैलू और छोटू लंबे समय से अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इनके पास राइफल, पिस्टल और कट्टे जैसे 50 से 60 हथियार मौजूद हैं। इनमें से किसी भी हथियार का लाइसेंस नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक ये लोग अक्सर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो और फोटो अपलोड करते हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना भितरवार के बागोई क्षेत्र के अंदर ये व्यक्ति के पास अवैध हथियार होने और अनावश्यक फायरिंग करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। उसमें थाना प्रभारी भितरवार को निर्देशित किया गया, जांच करेंगे और अगर फैक्ट पाए जाते तो कार्रवाई की जाएगी। खबर मंदसौर से है, जहां बीजेपी पार्षद श्रवण सिंह और उसके साथी ने एक युवती की अपहरण करने की कोशिश की। आरोपियों ने बिना नंबर की गाड़ी पर युवती को जबरन बैठाया और पिपलिया मंडी की तरफ लेकर गए। दोनों आरोपी शहर से बाहर निकल पाते उससे पहले ही पुलिस चेकिंग के दौरान उन्हें रोक दिया और युवती को सकुशल बरामद किया। मैं कॉलेज से जब बाहर निकली तो एक गाड़ी आई और अल्टो गाड़ी आई और उसमें से अभिषेक जो बाहर निकला तो वो मुझे जबरदस्ती कार में उठा के और लेके गया और मेरे साथ मारपीट भी करी गाड़ी में। वहीं यहाँ पे मंडी के यहाँ पर पुलिस थी तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और फिर वहाँ से हम सब था, जिसको पुलिस की सहायता से युवती को छुड़ाया गया है और युवती के द्वारा इन दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। रीवा जिले की सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के घोटालों में ईओडब्ल्यू की जांच तेज है। आरोप है कि अल्प आय वर्ग गृह निर्माण समिति को प्रॉपर्टी डीलिंग एजेंसी की तरह चलाया गया और फर्जी सदस्यों को प्लॉट आवंटित कर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई है कि पूरे संचालक मंडल ने 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की हेराफेरी की है। उपायुक्त सहकारिता रीवा जिला रीवा की मिली भगत से व्यापक स्तर पर अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सोसाइटी में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें संचालक मंडल के साथ मिलकर उपायुक्त सहकारिता ने करोड़ों का घोटाला किया। बिना नक्शा पास कराए, बिना लेआउट लिए उन्होंने प्लाट आवंटित किए। 50-51 करोड़ के लगभग का घोटाला है। कर्ता के द्वारा आरोप लगाए थे कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, उसमें से कुछ प्लॉट बेच दिए हैं। तो ईओडब्ल्यू में उसमें कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी और कंप्लेंट अभी जांच में है और उसमें अनेक लोगों के स्टेटमेंट हो गए हैं और धीरे धीरे हम उस मामले को कंक्लूड करेंगे। इंदौर के एमवाई अस्पताल में नवजातों को चूहे के काटने का मामला अब ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूहों का आतंक उजागर हो गया। महाकौशल संभाग की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 लोगों को शिकार बनाया और उनके पैर ही कुतर दिए। हॉस्पिटल के मानसिक रोगी विभाग में भर्ती 2 मरीजों को और एक और मरीज को चूहों ने शिकार बनाया। रात 3 बजे जब वो सो रहे थे तो चूहों ने उनके पैर कुतर डाले। शिकायत की गई और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेडिकल हॉस्पिटल में मैं भर्ती थी मानसिक विभाग में, तो मुझे रात में चूहों ने काट लिया पैर में रात 3 बजे। मैं यहाँ मम्मी को लेके आया था मानसिक विभाग में, तो वहाँ मम्मी के साथ में मैं सो रहा था, वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को और मम्मी को भी काटा। यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले आए हैं। प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली घटना, बच्चे बदलना, जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देना, मरचुरी में पहुंच गया व्यक्ति जीवित होकर उसको वापस ला, ऐसी इतनी बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और कल की स्थिति जो है कि चूहे मरीजों के परिजनों को काट रहे हैं और मरीजों को काट रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लापरवाही है। इस लापरवाही के लिए कार्रवाई होना चाहिए जो यहाँ के स्टाफ हैं उनके ऊपर और अधीक्षक अरविंद शर्मा जी के ऊपर। इंदौर हादसे के बाद काफ़ी मीटिंग्स वगैरह ली हैं और अपने स्तर पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसा कि वो प्लेट पे लगा रहे हैं, रैट ट्रैप लगा रहे हैं, ऑन रेगुलर बेसिस पे जाके राउंड भी ले रहे हैं, तो उनके संज्ञान में अपने स्तर पे चल रहा है। तो मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, जो हमारी आउटसोर्स एजेंसी है जो पेस्ट कंट्रोल करती है, रोडेंट कंट्रोल करती है, तो उस पर डेफिनेटली अगर ऐसा पाया जाएगा तो उन पर फाइन लगाएंगे, जो सख्त एक्शन लेंगे ताकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो।
ड्रग्स सप्लाई केस में अरेस्ट हुई नाविया अख्तर मलिक और विधि अग्रवाल को न्यायिक रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को रायपुर की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की ओर से दावा किया गया कि मामला गंभीर अपराध का है, इस वजह से नाविया को छोड़ा जाना ठीक नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने नाविया और विधि को 14 दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया है। इसके बाद अब इंटीरियर डिज़ाइनर नाविया अख्तर मलिक और इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल को अब इन दोनों को 29 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। दतिया कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 2 महिलाओं ने अलग अलग प्रकरण में गुहार लगाई। 2 दिन बिजली सुधारते समय झुलसे लाइनमैन जितेंद्र मांझी की पत्नी ने पति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि उसके पति को पोल पर चढ़ाने के बाद बिजली चालू कर दी गई। इस पर कलेक्टर ने बिजली विभाग को फटकार लगाई और निर्देश दिए कार्रवाई के। इधर माली समाज की एक महिला ने जमकर हंगामा किया, आरोप लगाया कि मंदिर समिति के लोग उसे मंदिर में बैठने नहीं देते। नियमानुसार नहीं होगा तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? और चिल्ला के यहाँ बात नहीं होती है। आपको लग रहा होगा 400 साल से मंदिर में बैठ रही हूँ, गरीब इंसान हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। एनएचएम कर्मचारी और सरकार अब आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ सरकार बर्खास्त कर नई भर्ती के लिए आदेश जारी कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से एनएचएम संघ हड़ताल और तेज करने की बात कह रहा है। एनएचएम के कर्मी अपने नियमितीकरण समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर 29 दिन से हड़ताल पर हैं। सरगुजा जिले में ही 589 एनएचएम कर्मी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। इधर मनेंद्रगढ़ में भी एनएचएम कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की। देखिए, सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। कहीं न कहीं हमको जो आज अल्टीमेटम का जो मिला है लेटर, उसमें धमकी भरा हुआ है कि आप आज शाम तक ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको बर्खास्त करेंगे। हमारी मांगें अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो हम यहाँ पे हड़ताल में डटे हुए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय को इच्छा मृत्यु का हमारे सभी टीम ज्ञापन देने जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी मांगों को कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है। इसलिए आज हम माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब के माध्यम से। तो कांग्रेस को इनके हड़ताल में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। इनकी सरकार 5 साल थी तो ये क्यों नहीं रेगुलर किए? हमारे घोषणा पत्र में जो जो चीज़ हैं हम इनको नियमितीकरण की दिशा में, स्थायीकरण की दिशा में भारत सरकार को भेजेंगे और हमारे घोषणा पत्र में भी कि हम प्रयास करेंगे। ग्वालियर जिले की भीतरवार नगर परिषद में पार्षद जितेंद्र सिंह परिहार अपने वार्ड के लोगों के साथ 20 घंटे से धरना पर बैठे हुए हैं। परिहार ने नगरपालिका के अध्यक्ष बलदेव अग्रवाल पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि उनके वार्ड में बिना अनुमति के भवन निर्माण हो रहा है। कई बार सीएमओ को शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या इन पे किसी आवेदन पे कार्रवाई करी मैडम ने? झूठ बोलने वाली बातें नहीं करी है मैडम। मैडम आपके से कह रही थी कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आपने क्या कर दिया मुझे बता दीजिए। जब भी पूछता हूँ तो कह देती कभी पटवारी साहब नहीं है, कभी तहसीलदार साहब नहीं है, कभी एसडीएम साहब। ऐसा होता है कि आज 20 दिन दिए हुए आवेदनों में कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दूसरे राज्यों की फर्जी एनओसी लेकर मध्य प्रदेश में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की मुश्किलें अब बढ़ने की जा रही है। चूँकि ये बड़ा गंभीर भी मामला है। जांच में अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और नागालैंड से एनओसी लेकर एमपी में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 700 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया और तकरीबन 2000 वाहन आरटीओ के रडार पर हैं। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कुबेरेश्वर धाम मार्ग पर जगह जगह एक बैनर चर्चा का केंद्र बन चुका है। बैनर पर लिखा है कि कुबेरेश्वर धाम प्रांगण में गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है और निवेदनकर्ताओं में सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लिखा है। जब कुबेरेश्वर धाम मार्ग पर दुकानदारों और भक्तों से इस बैनर के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो किसी ने भी कुछ भी कैमरे के सामने कहने से इनकार कर दिया। कोई गलत बात नहीं है। जहाँ रामकृष्ण की पूजा होती है, कुबेरेश्वर धाम हो या और भी अन्य सनातनी मंदिर है, वहाँ किसी भी गाय खाने वाले विधर्मी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तिलकधारी आएंगे, जहाँ त्रिशूलधारी आएंगे, जहाँ
सिक्काधारी आएंगी, जहाँ हिंदू बहन बेटी आती है, और कुबरेश्वर धाम पे लाखों की भीड़ आती है। यदि कोई भी विधर्मी वहां जाएगा तो बहन बेटियों के साथ छेड़ करेगा, लूट करेगा। इसलिए मैं सकल हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, किसी भी पवित्र मंदिर पे, हमारे मठ मंदिर पे कोई भी विधर्मी मुल्ला टोपी चुग्गी वाले के घुसने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने गाय खाने वाले, खतना कराने वाले लोग हैं, इनको कहीं घुसने देना नहीं चाहिए। सर, इसमें पब्लिक की जो बाहर से धाम, भोपाल से आती है कुबरेश्वर धाम, अब वो तो ऑटो वाले लाते हैं, वो सब मूविडियन आते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो सवारी से 200 रुपये 150 रुपये सवारी मांग रहे हैं। अब उनको पता नहीं रहता सवारी को, मगर वो सीहोर के ऑटो वालों का नाम खराब करती गरीब। वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के सीहोर के मूविडियन अगर भोपाल जा रहा है तो उसको नहीं मार रहे हैं, अगर हिंदू जा रहा है तो उसको मारा ठोकी कर। भानु प्रतापपुर के हाल अद्दी गांव में संचालित गोयल ग्रुप के बजरंग आयरन माइंस प्रबंधक ने ओजोन दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। ओजोन परत संरक्षण के विषय में इस वर्ष की थीम फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन रखी गई। माइंस प्रबंधन ने सरकारी मिडिल स्कूल मेड़ों में पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर चयनित बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इतना ही नहीं, बच्चों की ओर से प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। गोयल ग्रुप ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार से भी नवाजा। इस मौके पर गोयल ग्रुप माइंस प्रबंधन से रवि तिवारी, संजू साहू और अंकुर गोयल मौजूद रहे। बजरंग आयरन माइंस और विद्यालय के द्वारा ओजोन दिवस के अवसर पर ओजोन के संरक्षण के संबंध में एक शानदार कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चों को जागरूक किया गया कि हम ओजोन को कैसे संरक्षित करें और कैसे इसको और बेहतर करें। इसके लिए तरह तरह के जो उपाय हैं वो बताए गए। उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम बजरंग आयरन के द्वारा लगातार हमारे विद्यालय में होते रहते हैं। हम विद्यालय परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गोयल ग्रुप की तरफ से बेड़ो के विद्यालय में विश्व ओजोन परत संरक्षण के दिवस पर मनाया गया, जिसमें आज का जो थीम था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन के तहत हम लोगों ने विद्यालय में ओजोन परत के बारे में, ओजोन लेयर के जो हो रहे हैं डिप्लेशन और उसको कैसे संरक्षण करें, इसके बारे में विद्यालय में बताया गया तथा बच्चों के द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक भी सम्मिलित था। भोपाल की बड़ी झील में राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ खेल एवं युवा मंत्री विश्वास सारंग ने किया। 16 से 21 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 13 अलग अलग शहरों के नाविक शामिल होंगे। इस आयोजन स्थल खानू गांव पर खेल प्रेमियों और पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बता दें कि बड़ी झील पर सेलिंग प्रतियोगिता नया नहीं है। यहाँ 1996 से लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज भोपाल में राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। आर्मी के बैनर तले ये आयोजन हो रहा है और लगभग देश के 13 शहरों से युवा प्रतियोगी आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमने ये निश्चित किया है कि मध्य प्रदेश का खेल विभाग आर्मी के साथ मिलकर वाटर स्पोर्ट्स को लेकर, सेलिंग और बाकी सभी स्पोर्ट्स को लेकर काम करेगा। मध्य प्रदेश में खाद पर फसाद लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से, ज़िलों से खाद की किल्लत की तस्वीरें सामने आती हैं। 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। श्योपुर के वीरपुर की तस्वीर आप देखें। टोकन बंटने के बाद भी किसानों को खाद नसीब नहीं हुआ। नाराज़ किसानों ने चक्का जाम कर दिया। महिलाएं थाने के सामने सड़क पर झाड़ियाँ लगाकर बैठी रहीं। इधर रीवा में देखिए, कलेक्टर कार्यालय के सामने खाद की कालाबाजारी पर एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की। अवैध तरीके से संचालक जो खाद की बिक्री कर रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से, उस पर छापा पड़ा है और एसडीएम की जांच में ये काला कारनामा उजागर हुआ है। आज 16 सितंबर है, यानी विश्व ओजोन दिवस। पृथ्वी पर जीवन तभी संभव है जब वायुमंडल में ओजोन परत का अस्तित्व है, लेकिन प्रदूषण से ये परत भी खत्म होने लगी है। लिहाजा इसके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की ओर से प्रदेश के छात्रों के बीच पेंटिंग और एनवायरोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। इनके विजेताओं के नाम घोषित किए गए। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया।
ओजोन परत है वो पूरे धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है और पूरा जो पर्यावरण है वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे कोई बिलियनियर हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, उसके लिए भी और एक आम किसान भाई के लिए, व्यापारी भाई, सबके लिए एक ही पर्यावरण होता है। तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हम सब के लिए उतनी ही जरूरी है और इस दृष्टिकोण से ओजोन परत ही धरती को जीने लायक बनाती है। तो इसके बारे में आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हम सबकी जिम्मेदारी है। पुराना